हेलो एवरीवन, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से ऑल अबाउट नॉलेज पर। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है वैदिक सभ्यता। ठीक है, हमने वैदिक सभ्यता का एक पार्ट और दिया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का विभाजन हमने देखा था पिछली क्लास में कि वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में होता है। ठीक, वैदिक सभ्यता का विभाजन पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो आज हम पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने कुछ चीज़ें बात की थी, कुछ चीज़ों पर, है ना। तो आज उसके हम जीवन के बारे में देखेंगे। पूर्व वैदिक काल में लोगों का जो जीवन था वो किस प्रकार से था। ठीक, तो पहला हमने, अगर हम इसके जीवन को विभाजित करें तो हम कितने भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो पहला राजनीतिक जीवन, दूसरा सामाजिक जीवन, तीसरा आर्थिक जीवन और फिर धार्मिक जीवन। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं। जो पूर्व वैदिक काल थी, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी और कबीलाई जीवन जीते थे। ये लोग क्या करते थे कि कबीलाई जीवन जीते थे और ये जो सभ्यता थी ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, अब जो इनकी प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। किस तरह से, तो पहला कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, इन 5 आरोही क्रम में इनकी प्रशासनिक इकाई विभाजित थी। कुल का मुखिया जो होता था उसे कुलपति कहा जाता था। उसी प्रकार से ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था तथा विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था और जन का मुखिया राजन कहलाता था। ठीक है, देखिए राज्याधिकारियों में जो प्रमुख था वो पुरोहित एवं सेनानी हुआ करते थे। राज्याधिकारियों में प्रमुख पुरोहित एवं सेनानी हुआ करते थे। सूत रथकार तथा कम्मादी नामक जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। सूत रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी को यहाँ पर रत्नी कहा गया है। जनता की गतिविधियों पर जो नजर रखता था, ऐसा व्यक्ति जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था उसे स्पर्श कहा गया है। तथा गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे बाजपति कहा जाता था। बाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि एक ऐसी भूमि जिसे पशुओं के चरने हेतु खाली छोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है गोचर भूमि। तो गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे बाजपति कहा जाता था। को अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था उसे उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। उसी प्रकार राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं थीं, सभा और समिति। राजा इतना योग्य नहीं हुआ करते थे कि वो खुद से स्वयं किसी चीज का डिसीजन ले सके, है ना। तो उन्हें सलाह की जरूरत पड़ती थी राजा को। तो राजा को सलाह देने वाली जो संस्था थी उसे सभा और समिति कहा गया है। सभा उच्च अधिकारियों को सलाह दी जाती थी। उच्च अधिकारियों को सलाह देने वाली संस्था सभा थी और निचले व्यक्तियों को, है ना, जो निचले स्तर पे व्यक्ति थे उन्हें समिति कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। किसके अध्यक्ष को? सभा। सभा जो है, सभा का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। उसी प्रकार न्यायाधिकारी का यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। युद्ध में राजा स्वयं नेतृत्व करते थे। युद्ध का जो नेतृत्व करता था वो राजा स्वयं किया करता था। उसी प्रकार युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है और गविष्ट का अर्थ है गायों की खोज। उसी प्रकार देखिए, अब ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराग युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। दसराग युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अब देखते हैं, अभी हमने राजनीतिक जीवन देख लिया, आर्यों का राजनीतिक जीवन हमने देखा। अब देखते हैं आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभक्त थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। विभाजन, ये जो वर्ण है ना, इस वर्ण का विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। जन्म आधारित ना होकर ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो विभाजन किया जाता था वो व्यवसाय आधारित था, व्यवसाय पर आधारित था, ना कि जन्म पर आधारित। जैसे होता है ना कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, तो ये व्यवस्था वहां पर नहीं थी। व्यवस्था थी जो जैसा कार्य करेगा, जो जैसा व्यवसाय करेगा। ठीक है, तो व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में प्राप्त होता है। देखिए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा,
का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक, वैदिक काल में क्या है कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी चीजों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, यज्ञ कार्य में भाग लेने का अधिकार हुआ करता था, है ना। स्त्रियों को क्या होता था कि शिक्षा का अधिकार था तथा यज्ञ में अपने पति के साथ शामिल होने का अधिकार था, तथा जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजु कहा जाता था। आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो सोम रस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था पेय पदार्थ, और इनका फेवरेट था। ठीक है, तो इनका जो प्रिय पेय पदार्थ था वो था सोम रस, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। तथा आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के लोग 3 प्रकार के वस्त्रों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो 3 प्रकार के वस्त्र जिन्हें कहा जाता था वास, अधिवास और उष्णीष। 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे वास, अधिवास और उष्णीष कहा गया है। तथा ये लोग मनोरंजन हेतु संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और दूध क्रीड़ा जैसी क्रियाएं करते थे। अब देखिए इनका आर्थिक जीवन। तो आर्यों का जो व्यवसाय था वो मुख्य व्यवसाय, ठीक है, इनका पशुपालन तथा कृषि हुआ करता था। यहाँ पर गायों को अधन्या कहा गया है। अधन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु, है ना। और ऋग्वेद में इसके लिए ऐसा कहा गया है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि जो भी व्यक्ति गाय की किसी प्रकार से भी गाय को क्षति पहुंचाता है या गाय की हत्या करता है, ठीक है, गाय की हत्या करता है या किसी भी प्रकार से गाय को क्षति पहुंचाता है, उसके लिए मृत्यु दंड का वहां पे वर्णन प्राप्त होता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। तो अब प्रिय पशु जो इनका था वो था घोड़ा, तथा खोजी गई धातु जो थी वो थी लोहा। लोहा को श्याम अयस्क कहा गया है तथा तांबा को लोहित अयस्क कहा गया है। व्यापार हेतु वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार हेतु वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी तथा व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पड़ी कहलाता था। क्या कहलाता था? जो व्यवसाय के लिए दूर दूर तक अन्य नगरों में जाया करता था, ऐसे व्यक्ति को पड़ी कहते थे। तथा ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति वेकनॉट कहलाता था, जिसे सूदखोर कहा जाता है। अब आइए देखते हैं धार्मिक जीवन। तो जो ऋग्वैदिक समाज के लोग थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था? तो ये अग्नि की पूजा किया करते थे। ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र जो नदी थी वो थी सरस्वती नदी, और गंगा का भी ऋग्वेद में कहीं उल्लेख प्राप्त होता है, तथा सबसे जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती नदी। इंद्र देवता युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते थे। इंद्र देवता युद्ध के देवता के रूप में जिनकी पूजा की जाती थी वो इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। उसी प्रकार अग्निदेव देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। तो कौन से देवता? मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ का कार्य किया करते थे वो थे अग्निदेव की पूजा की जाती थी इसके लिए। तथा उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता के रूप में उषा देव को जाना जाता है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। उसी प्रकार मारुत आंधी तूफान के देवता। तो आंधी तूफान के देवता कौन हुए? मारुत। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में विष्णु की पूजा की जाती थी तथा देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देव अग्निदेव की पूजा की जाती थी तथा प्रगति एवं उत्थान के लिए उषा देवता की पूजा की जाती थी। यहाँ पे सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती नदी को माना जाता था। तो हमने देखा इनका जीवन, पूर्व वैदिक कालीन जीवन हमने देखा, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, सारी चीजें समझ में आई हो, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।